गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? चलिए आगे चलते हैं। हम +2 कॉमर्स में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में जो टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। साझेदारी फर्म का विघटन कैसे किया जाता है, समापन कैसे किया जाता है। इससे पिछले लेक्चर में हमने थ्योरेटिकल पार्ट किया, थोड़ा सा और थ्योरेटिकल पार्ट है, फिर इसके बाद हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए उसको पूरा करते हैं। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हमने जान लिया कि पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन क्या होता है, साझेदारी का समापन और साझेदारी फर्म का समापन। ये बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है। पहले भी बताया था 3 पार्टनर हैं, उनमें से कोई एक चला जाता है तो ये साझेदारी का समापन हुआ है, कोई नया आ जाता है ये भी साझेदारी का समापन है। लेकिन सब फैसला कर लेते हैं भाई हम तो बिजनेस ही बंद कर देंगे, तब उसे साझेदारी फर्म का समापन कहते हैं। ठीक है, अगर फिर भी क्लियर नहीं है तो इससे पिछला लेक्चर आप जरूर देखिएगा। चले आगे। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, खातों का सेटलमेंट कैसे होता है। सेटलमेंट में भी कोई दिक्कत है? वही बात है, जब आपने पेमेंट करनी है तो इधर से शुरू कर दो या इधर से शुरू कर दो, बात तो एक ही है। भाई पहले 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 की दे दो या 1 की 4 की 3 की 2 की 1 की दे दो, एक ही बात है? नहीं, फर्क है। क्योंकि जब फर्म का समापन होता है, पहली बात तो है कि समापन हुआ ही क्यों। शायद मुझे लगता है कि बिजनेस घाटे में जा रहा हो। घाटे का मतलब आप समझते हो कि पूरे खर्चे पे नहीं कर पा रहा, लायबिलिटीज नहीं चुका पा रहा। इसका मतलब है जिधर से शुरू करोगे दूसरी तरफ हो सकता है कि पूरी पेमेंट ना हो। इसलिए नियम है कि पहले किसका देना है, फिर किसका देना है, फिर किसका देना है। तो चलिए उस पर करते हैं बात। हानि का भुगतान अग्रलिखित, ये अग्रलिखित लिखा है मैंने, अग्रलिखित सामने लिखा है, कर्म अनुसार होगा, कर्मानुसार होगा। कैसे कोई भी हानि आ जाए उसे कैसे भुगतान करेंगे? कहता है जी पहले तो लाभों में से करना है। भाई सबसे अच्छी बात तो है कि यदि आपके पास लाभ उपलब्ध हैं, जैसे होता ना संचित लाभ वगैरह वगैरह, तो उनमें से भुगतान करो, उससे बिजनेस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ज्यादा नुकसान नहीं होता। अगर आपके पास लाभ कम पड़ गए, पहले तो वो दो जितने दिए गए, फिर भी पूरा नहीं हुआ, तो फिर आप उनकी पूंजियों में से काटना शुरू कर दो। जो पार्टनर्स थे उनकी कैपिटल में से भाई आपको कैपिटल कम मिलेगी क्योंकि हमने बाहर का दायित्व चुकाना है, ऐसे ही करिए। सपोज मान लीजिए उनकी सारी कैपिटल भी लपेटे में आ गई। लपेटे में समझते हो कि जितनी जिसकी कैपिटल थी वो सब पेमेंट में ही लग गई अब, और फिर भी कम पड़ गया, तो फिर ऐसी कंडीशन में बाकी पैसा घर से मंगवाएंगे, सब पार्टनर से उनके घर से वसूली की जाएगी। तो तीसरा है लाभ हानि अनुपात में धन वसूल कर, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में उनसे कैपिटल मंगवा ली जाएगी। और प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए 3 पार्टनर है, मैंने कहा आपको घर से 3 लाख लाना होगा, आपको 2 लाख लाना होगा, आपको 1 लाख लाना होगा, तो इसमें एक तो 3 लाख ले आया लेकिन एक 1 लाख नहीं ला पाया, तो लास्ट में वो भी भुगतना पड़ता है। लेकिन ये आपको +2 में जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको BCom 1 में जरूरत पड़ेगी। पर मैंने एक थोड़ा सा इसका खाका दिया है कि इस तरह से होता है। मोटी सी बात है, वो तो आपको याद ही होगा, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अगर कर्जा पूरा नहीं हुआ तो हर पार्टनर को लाना पड़ेगा, और लाते 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 उनका दिवाला पिट जाए तब तक लाते रहना पड़ेगा, जब तक आखिरी व्यक्ति का भी दिवाला ना हो जाए। पीछा नहीं छोड़ता, दायित्व देना पड़ता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बेटे। चलिए अब आगे बताता हूं मैं आपको। अब आगे है संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि। आप जब लोगों का पे करोगे तो आप संपत्तियों का क्या करोगे, जो आपके बिजनेस में उनको बेचोगे।
नेचुरल है, बेचनी पड़ेगी। जब बिजनेस ही बंद कर दिया तो सब कुछ बेचना पड़ेगा। बेचने के तरीके क्या है? एक तो सीधा ही नगद बेच दो, एक कोई क्रेडिटर कहता है जी मेरे को दे दो, वो भी बेचना ही तो है। और कई बार कोई पार्टनर कहता है सर इतने में तो मैं ही ले जाऊंगा, क्यों बाहर वाले को देते हो, तो भी बेचना ही है। तो पर है तो बेचना ही। तो कहता है संपत्तियों के विक्रय से पैसे लो, उसमें साझेदारों द्वारा लाई गई राशियों सहित अगर किसी को घर से धन लाना पड़ा वो भी मिला लो, संपत्तियां बेच लो। अगर कम पड़ता है तो घर से, ऐसे नहीं कि लाना लाना है, अगर आपको लगता है कि घर से भी कम पड़ रहा है, सॉरी यहाँ से कम पड़ रहा है, तो घर से भी मंगाना पड़े, तो सब मिलाकर अब पेमेंट की बारी चल पड़ी है। मैंने बताया ना 1 2 3 4 पेमेंट करे या 4 3 2 1 करे। तो अब देखिए कैसे पेमेंट शुरू करते हैं। शुरू करूं मैं पेमेंट की। सबसे पहले जो आपने इकट्ठा कर लिया धन यहाँ पर, चाहे आपका कैसे ही पैसे आया आ चुका, उसमें से सबसे पहले आप थर्ड पार्टी को पे करोगे। किसको पे करोगे? थर्ड पार्टी ड्यूज। जो बाहर के लोगों का पैसा है उनको देना है पहले। पहले खुद नहीं रख लेना, क्योंकि खुद रखना तो बहुत आसान है। 3 पार्टनर हैं, तीनों पेमेंट करने लगे, बोले पहले अपनी अपनी पूंजी पूरी कर लें, बाद में बाहर का देखेंगे। नहीं हो सकता, पहले आपको बाहर का चुकाना होगा, बाहर के थर्ड पार्टी का पेमेंट करना होगा, ये नियम है। फिर अगर बाय द थर्ड पार्टी चुक गई और फिर भी हमारे पास इतना पैसा था, इसमें से हमने थर्ड पार्टी का दे दिया, चले यहां तक खत्म हो गया, अब भी हमारे पास पैसा बच गया। अब है पार्टनर्स लोन। अगर किसी साझेदार ने या कुछ साझेदारों ने फर्म को लोन दे रखा है, कैपिटल तो देते हैं सब, किसी ने लोन भी दे रखा है, पार्टनर ने पार्टनर के पार्टनर ने नहीं, ये मैं क्या बोल गया। जैसे मिस्टर ए बी सी, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिसेस सी, ये 3 पार्टनर है भाई। देखिए मैंने क्या गड़बड़ कर दी, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिसेस सी, 3 पार्टनर बना दिए। अब मिस्टर, ये जो लोन है, मिस्टर लोन ए ने लोन दे रखा है 10,000, ओके, बी ने दे रखा है 20,000, ओके, सी की बजाय लोन ऑफ सीज हस्बैंड 30,000। ये लोन किसने दिया? ए ने, ठीक है, पार्टनर है ना ये, ओके। ये बी ने दिया, ये भी पार्टनर है ना, ठीक है, ये दोनों पार्टनर्स के लोन कहलाएंगे, यहां आएंगे ये, सर 2 नंबर पे। लेकिन यहां पर मिसेस सी पार्टनर है, सी की पत्नी पार्टनर है, और लोन ऑफ सीज हस्बैंड, मिसेस सीज हस्बैंड, मिसेस सीज हस्बैंड, मिसेस जो सी है उसके हस्बैंड ने लोन दे रखा है। तभी तो मैं पार्टनर का पार्टनर कह रहा था, मैं लाइफ पार्टनर कहना चाहता था कि यदि पार्टनर तो मिसेस है और लोन कौन दे रहा है? मिस्टर, तो पार्टनर का लोन नहीं है ये पार्टनर के लाइफ पार्टनर का लोन है, तो इसे तो थर्ड पार्टी लोन कहेंगे। यहां पर जो मिस्टर सी का लोन यहां आएगा थर्ड, क्यों? क्योंकि वो खुद पार्टनर नहीं है। यही तो बारीकी पकड़नी है। अब इस चैप्टर में, अभी तक हमने पीछे के चैप्टर्स करे, मैंने वहां पे कहीं नहीं कहा कि मिस्टर ए पार्टनर है या मिसिज ए पार्टनर है, हमारे लिए कोई फर्क नहीं था। लेकिन इस चैप्टर में मिस्टर ए में, मिसिज ए में बहुत फर्क है, क्योंकि पहले तो देखना पड़ेगा मेरा पार्टनर कौन है, हस्बैंड पार्टनर है, वाइफ पार्टनर है। फिर लोन किसने दिया है? उसी ने दिया है जो यहाँ पार्टनर है, या उसके लाइफ पार्टनर ने दिया है। तो यदि खुद ने दिया तब तो कौन सा लोन कहलाएगा? पार्टनर का। और अगर उसके लाइफ पार्टनर ने लोन दिया है तो फिर आप उसको थर्ड पार्टी में काउंट करेंगे। तो देखिए ये दोनों लोन इस कैटेगरी में आएंगे, किसमें? पार्टनर्स लोन में। लेकिन ये वाला लोन तो इस कैटेगरी में आएगा, किसमें? थर्ड पार्टी में। तो क्या आपको फर्क महसूस हुआ? कि कौन सा लोन कहां आएगा बेटे? चले आगे है, पहले थर्ड पार्टी का दे दिया, ओके, फिर भी मेरे पास कुछ पैसा पता चलिए और हमने पे कर दिया। ये किसको दे दिया? पहले हमने ये 1 नंबर पे करा, फिर ये हमने 2 नंबर पे कर दिया।
अब 3 नंबर की बारी। अब भाई अगर पार्टनर्स की कैपिटल है वो दे दो भाई। अगर बाहर का चुकता हो गया जिसमें सरकार का पैसा भी है, कोई सरकार दे, वो सब थर्ड पार्टी में, बल्कि सरकार तो सबसे पहले अपने पैसा वसूल करती है। तो कोई भी लोन है, बैंक लोन वगैरह जो कुछ है सब दे दिया, फिर उसके बाद पार्टनर का लोन दे दिया। इसके लिए हमें अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा बेटे। इकट्ठे बनाओगे तो कहीं भीड़ में गड़बड़ ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि पहले पार्टनर का लोन चुक जाए, इसलिए इसको अलग बनाना पड़ता है। तो पहले आप बाहर का देंगे, फिर पार्टनर का देंगे, और फिर भी बच गया पैसा, अब कैपिटल ऑफ पार्टनर्स देंगे। जो पार्टनर्स हैं उनकी पूंजी चुका दो। अच्छा जी, ये लो पूंजी भी चुक गई, यहां तक मैं कहता हूं ये पूंजी चुक गई, ये 3rd नंबर हो गया। अब भी बाई दिए पैसा बच जाए, वैसे तो कहां बचता है इतनी दूर तक, लेकिन मान लेते हैं, चलो सब सिचुएशन मान लेते हैं, अब भी बच जाए तो है तो मालिक का ही। तो उनको प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, बैलेंस इफ एनी लिखा है मैंने, अगर बच गया तो इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो ये मैंने भुगतान करने का, सेटलमेंट करने का तरीका बता दिया। याद हो गया कि पहले थर्ड पार्टी, पार्टनर्स लोन, फिर कैपिटल, और लास्ट में बच गया तो प्रॉफिट एंड लॉस। ये था मेरा सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। अब एक और अलग पॉइंट है, पेमेंट ऑफ फर्म डेट्स एंड प्राइवेट डेट्स। सेक्शन 49 है, ये सेक्शन 48। पेमेंट ऑफ फर्म डेट्स, जो संस्था है उसके ऋण चुकाना, एंड प्राइवेट डेट, निजी ऋण चुकाना। ये क्या चीज है? पहले मैं फर्म डेट बताऊं। जो पार्टनरशिप है, जिसका फर्म बोलते हैं, उस फर्म के जो लोन है, कर्जे है, मतलब जो भी दायित्व है, उनको फर्म डेट कहेंगे। लेकिन जो पार्टनर थे, ए बी या मिसेस सी, जो भी पार्टनर है, ये लोग अपने अपने निजी लोन भी तो लेते होंगे, घर के बिजनेस से मतलब नहीं है। एक तो बिजनेस हो गया, एक जैसे कोई मकान बना रहा है, तो मकान बनाने में पैसा कम पड़ गया तो उसने किसी दोस्त से उठा लिया, किसी बैंक से ले लिया, हो सकता है ना, बिजनेस के लिए नहीं। इसको कहते हैं प्राइवेट डेट। इन दोनों का क्या ताल्लुक है? फर्म के डेट फर्म ने चुकाने हैं, पर्सनल चुकाने हैं, बिल्कुल ठीक है। ये तब तक है जब तक कोई समस्या नहीं आती। लेकिन अगर समस्या आने लग जाए, बिजनेस में भुगतान करने में समस्या आने लग जाए, तो तब तो बेटे इस पर्दे को भी हटाना पड़ जाता है। तभी तो कहते हैं कि पार्टनरशिप का दायित्व असीमित होता है। घर की चीजें भी समेट जाती हैं पार्टनरशिप के लोन देने में। एक व्यक्ति से सबको नुकसान हो सकता है, यही खतरा है पार्टनरशिप में। तो उसके बारे में कहता है, अब क्या करेंगे? फर्म के ऋण फर्म की संपत्तियों से चुकाए जाएंगे, और निजी ऋण निजी संपत्तियों से चुकाए जाएंगे। नहीं समझे? ए है, ए ने घर का मकान बनाने के लिए कोई लोन ले रखा है, प्राइवेट पर्सनल लोन है, पर्सनल लोन 1 लाख रुपए का। तो फर्म के ऋण तो फर्म चुकाएगी, और ए का जो पर्सनल लोन है वो ए खुद चुकाएगा। लेकिन अगर फर्म के ऋण चुकाने के लिए पैसा कम पड़ जाए, तो हमने कहा था ना कि घर से धन वसूली करेंगे, कहा था कि नहीं, घर भी जाएंगे। तो घर गए, हमने उसकी संपत्ति बेचने की कोशिश करी, बेच भी दी। बेच के जैसे ही पैसे घर के लाने लगे, तो जिससे इसने ए ने लोन लिया था, उसने वहीं पे हाथ पकड़ लिया, पहले मेरा लोन दे के जाओ। वो बोले नहीं, इस पैसे से तो फर्म का लोन चुकाएंगे, आपका बाद में, नहीं पहले मेरा। और इस बात में आपको क्लियर कर दूं कि घर की संपत्तियों से जो भी वसूली होगी, पहले घर के दायित्व चुकाए जाएंगे, और अगर घर के दायित्व चुकाने के बाद फिर भी पैसा बच गया तो बिजनेस में सेटल होगा। क्या समझे? फर्म के ऋण फर्म से चुकाए जाएंगे, घर के ऋण घर से चुकाए जाएंगे। लेकिन कभी कभार बाई दिए घर से पैसा मंगाना पड़ जाए, तो पहले घर के पैसों से घर का दायित्व चुकाने के बाद अगर फालतू पैसा बचता है तो फर्म ले सकती है।
सीधे नहीं कि संपत्ति बेच के घर की बिजनेस में आ जाएं और जो घर के दायित्व हैं वो बेचारे देखते रह जाएं, जिन्होंने भी दायित्व, जिन्होंने भी लोन दे रखा वो देखते रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह इधर भी है, फर्म की संपत्तियां से फर्म के दायित्व चुकाइए और फिर पैसा बच गया तब तो उनको मिलता ही है, फिर तो वो पेमेंट इस तरह से कर आके जो बच गया तो उनके हिस्से में जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। अब आगे चलते हैं कि हम कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं। अब हम करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जब फर्म समाप्त हो रही है उस समय क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, क्या लिखेंगे अकाउंट्स, इसको मैं थोड़ा कंपेरेटिव स्टडी के रूप में समझा रहा हूं। अकाउंट्स प्रिपेयर्ड इन एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, या और छोड़ दीजिए यहां पे एडमिशन कॉमा रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। कौन कौन से अकाउंट्स बनते थे जो हमने पिछले दो टॉपिक करे हैं, फोर्थ और फिफ्थ, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, उनमें कौन कौन से अकाउंट बनाए? रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया। हाँ, रिवॉल्यूशन एक नॉमिनल अकाउंट है। इस चैप्टर में ये जो हमारा ये टॉपिक चल रहा है डिसोल्यूशन का, इसमें रिवॉल्यूशन नहीं बनेगा, उसकी बजाय बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। हिंदी में इसे कहते हैं वसूली खाता, और वो क्या था? पुनर्मूल्यांकन खाता। ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल वही, वहां पर वो नॉमिनल था, यहां पर ये नॉमिनल है। ठीक है, यानी इसकी बजाय वो रिवॉल्यूशन बनाते हैं, यहां रियलाइजेशन बनेगा। अब आपके इस चैप्टर में आप भूल जाइए रिवॉल्यूशन को, रिवॉल्यूशन की जगह रियलाइजेशन। ठीक है बेटा। हाँ, एक बात बताना भूल गया, ये टॉपिक बहुत आसान है। जो आपने पिछले दो टॉपिक किए उसके मुकाबले तो बहुत आसान है, बहुत आसान। और शुरू के ही सिर्फ 2-3 लेक्चर आप अगर ढंग से कर गए बिल्कुल ध्यान से, तो आपको आगे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। शुरू में ही लगभग कंप्लीट हो जाता है, फिर तो प्रैक्टिस करना रहेगा। रिवॉल्यूशन की बजाय रियलाइजेशन बनेगा, ये क्या फर्क है? रिवॉल्यूशन होता है किसी संपत्ति का सिर्फ मूल्यांकन दोबारा किया गया है। हमारी एक मशीन है जो पहले 1 लाख की दिखाते थे, और जब नया पार्टनर आया या कोई गया तो हमने कहा भाई ये इस 1 लाख की तो नहीं है, ये तो 70,000 की है। तो बस वो रिवॉल्यूशन कर दिया। संपत्ति बेच दी क्या? नहीं। तो क्या किया? बस वैसे पूछा, यार मेरी मशीन कितने की होगी? 70,000 की। अब देखिए दूसरी तरफ, हम बिजनेस बंद कर रहे हैं। हमने कहा किसी से, भाई साहब ये हमारी मशीन बताओ ना कितने की होगी। कहता मुझे नहीं पता, फिर भी बताओ सही। कहता जी होगी 70,000 की। मैंने कहा लाओ 70,000 दो। ना जी 70 की कहाँ है, मैं तो वैसे ही कह रहा। तो मेरे ख्याल से तो 50 से ऊपर ही नहीं है ये। देखिए क्या फर्क है। जब आपने कोई चीज खरीदनी नहीं और आपसे मैं राय पूछूं ये मेरी कार कितने की होगी, ये मेरी बिल्डिंग कितने की होगी, आपने नहीं खरीदनी, आप अनाप शनाप भी बोल सकते हो। थोड़ा बहुत कम ज्यादा बोल दोगे, 1 लाख ऊपर बोल दोगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप वास्तव में खरीदने के इच्छुक हैं तो सच बताना, 1 लाख का फर्क बहुत होता है कि नहीं होता? होता है ना। कई महीने लग जाते हैं उसको इतनी बचत इकट्ठी करने में। तो देखिए क्या फर्क आया। तो रिवॉल्यूशन एक सिर्फ पुनर्मूल्यांकन था, कोई संपत्ति गई नहीं, कोई आई नहीं। लेकिन यहां पर तो अब बेचना है, इसीलिए ये वसूली होता है कि कितने की वसूल हुई, तो जितने की वसूल होगी। ठीक है। नंबर 2, कैपिटल अकाउंट। हम कैपिटल बनाते थे, लेकिन कैपिटल यहां भी बनेगा, ये 3 नंबर पर बनेगा। कैपिटल अकाउंट 3 नंबर पर बनेगा, यहां पर ये 3 नंबर। तो 2 नंबर पर क्या होगा? 2 नंबर पर होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर है तो पार्टनर्स के लोन अकाउंट बनेंगे। याद आया, इससे पहले मैंने पेमेंट के बारे में कहा था कि पार्टनर्स को अलग से देंगे, इसलिए
उसको अलग खाता रखेंगे। इसमें तो थर्ड पार्टी पेमेंट करेंगे, पहले संपत्तियां बेचेंगे, बेच के पेमेंट करेंगे, ये सब इसमें हो जाएगा, लेकिन पार्टनर का लोन बाद में चुकाया जाएगा। अगर वो भी हो गया तब उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेंगे। यहाँ भी कैपिटल बनते थे, यहाँ भी कैपिटल बनेंगे। ये देखिए, ये कैपिटल अकाउंट ये लगा, यूं कर लीजिए, दोनों तरफ से, ठीक है बेटा। तीसरा, यहाँ बैलेंस शीट बनती थी, और आपको याद भी होगा कि क्वेश्चन में यदि बैलेंस शीट बराबर ना आए, हाँ ये शायद मुझे लगता है कि मैंने वीडियो लेक्चर के माध्यम से शायद बच्चों को ना बताई हो, अगर आपकी बैलेंस शीट बराबर नहीं आती, एक तरफ 100 आ रहा है, एक तरफ 90 आ रहा है, तो 100% मैं कहता हूं कहीं ना कहीं चूक हो गई है। क्या कह दिया? अगर बैलेंस शीट दोनों साइड ना मिले तो समझ लीजिए कोई ना कोई गलती तो हो गई, चाहे गलती हुई है 1, चाहे हुई है 3, पक्का गलती हुई है। ओके। नंबर 2, अगर बैलेंस शीट की दोनों साइड बराबर हो जाएं तो बच्चे को तो खुशी होती है, बहुत बढ़िया, मेरा तो क्वेश्चन सही हो गया, लेकिन गारंटी नहीं है कि सही है। हाँ, वो है ना हैरान, गलत है तो गलत है, और सही है तो भी पक्का नहीं है कि सही है। यही तो बात बताना चाहता था। जो मेरी क्लास के स्टूडेंट उन्हें तो मैं बताता रहता हूं, लेकिन आज अब आप सबको भी पढ़ा रहा हूं तो आज बता दूं, यदि बैलेंस शीट इक्वल नहीं है, ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं है, तो कहीं ना कहीं त्रुटि हो गई है, कहीं ना कहीं गलती हो गई है। 100% का मतलब ये नहीं कि सारी गलती है, मतलब गलती जरूर है। लेकिन अगर दोनों साइड मिल जाएं तो ये गारंटी नहीं दे सकते कि 100% क्वेश्चन ठीक है। बेटे, आपने एक एंट्री बिल्कुल ही नहीं करी, भूल गए, जैसे 5 पॉइंट दिए थे, एक पॉइंट को आपने करा ही नहीं, मैं कहता हूं उसके बिना भी आपका आंसर मतलब मिल जाएगा, आंसर मतलब बैलेंस शीट मिल जाएगी, लेकिन आंसर तो सही नहीं है ना। तो ये है बेटा, ठीक है। फिर भी जब बैलेंस शीट बच्चे की मिल जाती है तो एक सुकून तो मिलता ही है। आइए, अब इस चैप्टर में बैलेंस शीट ही नहीं बनेगी। आप कहोगे सर बैलेंस शीट क्यों नहीं बनेगी? बेटे बताओ ना, मेरे पास 10 एसिड्स हैं, मैंने वो बेच दी, वो बेच दी, वो बेच दी, सारी बेच दी, तो मेरी एसिड्स 0। अच्छा, दूसरी तरफ लायबिलिटी थी मेरी 6, मैंने 6 की 6 पे कर दी, तो लायबिलिटी भी 0। फिर बची कैपिटल, वो कैपिटल भी पे कर दी, तो कैपिटल भी नहीं रही। तो बेटा फिर बचा क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए इस चैप्टर में बैलेंस शीट नहीं बनेगी। हाँ, आपको दी हुई होगी बैलेंस शीट, जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे उस वक्त बैलेंस शीट जरूर बनेगी, मतलब आप नहीं बनाओगे, बनी होगी। किसी क्वेश्चन में नहीं बना रही तो मुझे बनानी पड़ेगी, लेकिन जब मैं ये प्रोसेस चालू करूंगा, ये पे करूंगा, ये बेच दूंगा, वो पे कर दूंगा, तब उसके बाद अंत में बैलेंस शीट होगी ही नहीं, बैलेंस शीट नहीं बनेगी। ठीक है, अच्छा जी। तो इस चैप्टर में तो मुझे थोड़ा सा संतुष्टि मिल जाती थी कि बैलेंस शीट अगर बराबर हो गई तो मन कहता था शायद मेरे ख्याल ठीक ही है। हालांकि आप कहोगे राहुल सर ने कहा है कि भाई फिर भी डाउट है, हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर बराबर होगी तो एक बार मन तो कहता है कि ठीक है। इस चैप्टर में कैसे मन मानेगा कि मेरा सवाल ठीक है? तो बेटे इसमें आप बनाओगे कैश या बैंक अकाउंट। कैश और बैंक वहां भी बना सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा नहीं बनाते, ठीक है, बना सकते हैं। हमने एक आधे क्वेश्चन में समझाया था थोड़ा बहुत, अगर पूछे तो बना सकते हैं, लेकिन फिर भी बैलेंस शीट तो लास्ट में बनती है ना। यहां बैलेंस शीट की बजाय यहां पर आपका कैश या बैंक, दोनों अकाउंट नहीं बनाने, एक बनाना है। दो हो, दो मतलब आपके पास कैश भी हो बैंक भी हो तो भी एक बनाना है। अब क्या करना है, या तो कैश बना दो, उसमें बैंक का पैसा इसमें ट्रांसफर कर दो, या बैंक बना दो, कैश के पैसे इसमें ट्रांसफर कर दो। दो अकाउंट नहीं बनाने, दो नहीं बनाने, एक ही बनेगा, ठीक है। तो कैश और बैंक बनेगा। लेकिन कमाल यह है, आज तक जो हम कैश और बैंक अकाउंट बनाते आए थे, लास्ट में बैलेंस शीट ही आ जाता था, जितना भी आए भाई पहले से बस बच गया,
लेकिन इस चैप्टर में तो कुछ भी नहीं बचेगा, बिल्कुल बराबर खत्म। तो इसलिए हम ये मान सकते हैं यदि मेरा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट टोटल दोनों साइड बराबर हो जाए तो ऐसा मान लेना मुझे लगता है ठीक है। ठीक है बेटे, ओके, समझ में आ गया। इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, फिर कल से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, फिर एक पूरा परफॉर्मा बनाएंगे कि कैसे हम पार्टनरशिप में रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स लोन, कैपिटल तो हम पहले से जानते हैं, कैश अकाउंट भी जानते हैं, ये दो अकाउंट बारे में। लोन अकाउंट भी हमने पिछले चैप्टर में बनाया था, पर चलो फिर बना देंगे, कोई मेजर नहीं है, सिर्फ इसमें रियलाइजेशन अकाउंट ही मेजर है। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं।